Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण द टर्किश इन्वेजन से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम लोग महमूद जो गजनवी था उसका चरित्र और इत्यादि का मूल्यांकन करेंगे। और इसके पहले हम लोग ने जो 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण और तुर्क राज्य की स्थापना में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस टॉपिक को एक छोटे से प्रकरण जिसका नाम हम लोगों ने दिया है द टर्किश इन्वेजन, इसमें हम लोगों ने महमूद गजनवी के प्रारंभिक जीवन काल से लेके और उसके भारत पर आक्रमण के क्या कारण रहे, भारत की स्थिति कैसी रही, फिर उसके आक्रमण का विस्तार हम लोगों ने देखा। और इसी क्रम में आज हम लोग महमूद का चरित्र कैसा था इसी का मूल्यांकन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा महमूद का चरित्र और मूल्यांकन। इसके चरित्र का मूल्यांकन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास में इसका एक अपना अनूठा स्थान है और यह अपने साहसी सैनिक और सफल नेतृत्व के कारण एक युग सेनापति भी माना जाता है। उसका स्थान संसार के उन सफलतम सेनानियों में जिन्हें जन्मजात सैनिक या सेनापति पुकारा जाता है, उसमें नेतृत्व करने और अपने जो साधन हैं और परिस्थितियों का पूर्ण लाभ उठाने की योग्यता इसके अंदर थी और उसमें मानवीय गुणों को परखने की बुद्धि और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य देने की क्षमता थी। और हम देखते हैं कि उसकी सेना में अरब, तुर्क, अफगान सैनिक ही नहीं वरन हिंदू सैनिक भी थे, परंतु विभिन्न नस्लों से मिलजुल कर बनी हुई उसकी सेना उसके नेतृत्व में एक शक्तिशाली तथा विजयी सेना बन गई। अपनी योग्यता के अनुकूल महमूद महत्वाकांक्षी भी था। वह सर्वदा सम्मान और साम्राज्य की लालसा करता रहा। अपने इन गुणों के कारण वह सफल भी हुआ। अपने पिता से उसने गजनी और खुरासान का एक छोटा सा जागीर राज्य के रूप में प्राप्त किया था और अपनी योग्यता से उसने उसे इराक और कैस्पियन सागर से गंगा तट तक फैला दिया। उसका साम्राज्य बगदाद के खलीफा से बड़ा और शक्तिशाली था। जब खलीफा ने महमूद को समर्थन देने से इनकार किया था तब महमूद ने उस पर आक्रमण करने की धमकी दी थी। इस प्रकार महमूद एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य का निर्माता था। यह कहना गलत है कि महमूद ने दुर्बल भारतीय शासकों को ही परास्त करने में सफलता पाई थी। महमूद ने मध्य एशिया और ईरान में भी अपने शत्रुओं के विरुद्ध इसी प्रकार की सफलता प्राप्त की थी। इस प्रकार उसके अंदर एक साहसी सैनिक, महान सेनापति या साम्राज्य निर्माता की दृष्टि से उसके अंदर विभिन्न गुण मौजूद थे। यही उसको भारत और विश्व के इतिहास में एक श्रेष्ठ स्थान दिलाते हैं। हम उसके जीवन के जो चरित्र है उसका मूल्यांकन कई तथ्यों से कर सकते हैं। एक तो वह महमूद जो है स्वयं शिक्षित, सुसभ्य एवं विद्वान तथा कलाकारों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्र किया था। गणित, दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल-बुरूनी इतिहासकार, कुतुबी दर्शन शास्त्र का विद्वान फराबी, तारीख सुबुद्दीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुर ने पूर्वी पेर्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी, महान शिक्षक और विद्वान
उनसूरी, विद्वान असजदी और फारूकी तथा शाहनामा का रचयिता विद्वान फिरदौसी आदि उसके दरबार में थे। वे सभी योग्य थे और महमूद के संरक्षण ने उनको अधिक योग्य बनने में सहायता दी थी। महमूद ने गजनी में एक विश्वविद्यालय, एक बड़ा पुस्तकालय और एक बड़ा अजायब घर स्थापित किया। वह कलाकारों को भी संरक्षण देता था। उसने देश विदेश के कलाकारों को बुलाकर गजनी में भव्य इमारतों का निर्माण कराया। अनेक महलों, मस्जिदों, मकबरों आदि से उसने गजनी को सुशोभित किया। गजनी की विख्यात जामा मस्जिद का निर्माण भी उसी ने कराया। उसके समय में गजनी इस्लामी संसार की शोभा, वैभव और योग्यता का एक महान केंद्र बन गया। फिर महमूद के चरित्र का मूल्यांकन में देखते हैं कि वह एक न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय शासक था। अपने भतीजे के द्वारा एक अन्य व्यक्ति की पत्नी से संबंध रखने के कारण उसने स्वयं अपने भतीजे को कत्ल किया और एक अन्य अवसर पर उसने शहजादा मसूद को एक व्यापारी का कर्जा न चुकाने के कारण काजी की अदालत में जाने और व्यापारी का कर्जा चुकाने के लिए बाध्य किया। ऐसी ही अनेक कहानियाँ महमूद की न्यायप्रियता के बारे में प्रचलित हैं। महमूद ने अपने सूबेदारों को अपने नियंत्रण में रखने, अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने, व्यापार और कृषि की सुरक्षा करने तथा अपनी प्रजा के जीवन और सम्मान की सुरक्षा करने में सफलता पाई और इस प्रकार उससे न्यायप्रिय शासक इन्हीं गुणों के कारण कहा जाता है। फिर उसके अंदर धार्मिक कट्टरता का भी एक गुण था। सब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर धार्मिक दृष्टि से कट्टरता का गुण था। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के पक्ष पाए जाते हैं। तो इसके अंदर एक धार्मिक कट्टरता का गुण जो था, नकारात्मक पहलू था। वह सुन्नी था और हिंदुओं के प्रति ही नहीं अपितु शियाओं के प्रति भी अनुदार था। उनको दंड देने के लिए तत्पर रहता था। बाद के समय के या आधुनिक इतिहासकार जैसे प्रोफेसर मोहम्मद हबीब चाहे किसी प्रकार भी उसकी धार्मिक कट्टरता को ढकने का प्रयत्न करें, परंतु यह मानना पड़ता है कि विधर्मियों के प्रति उसका व्यवहार कठोरता का रहा। महमूद के विषय में तत्कालीन विचारधारा को मानना अधिक उपयुक्त है और हिंदुओं के प्रति उसके व्यवहार की आलोचना अल-गुरूनी ने की थी। तत्कालीन समय में मुसलमान उसे धर्म का महान प्रचारक मानते थे। उसे गाजी, विधर्मियों को कत्ल करने वाला और मूर्ति भंजक तथा भूसिकन पुकारा गया था। खलीफा ने सोमनाथ के आक्रमण की सफलता पर उसे और उसके पुत्रों को सम्मान पत्र और वस्त्र भेजे थे तथा तत्कालीन मुस्लिम संसार ने उसे विधर्मियों को नष्ट करके दूरस्थ देशों में इस्लाम की प्रतिष्ठा और शक्ति स्थापित करने वाला माना। इस कारण तत्कालीन विचारधारा के आधार पर हिंदू जो महमूद को धर्मान माना जा सकता है और तर्क के आधार पर महमूद का हिंदू और हिंदू मंदिरों के प्रति निशंस व्यवहार केवल धन की लालसा के आधार पर ही हो, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस तरह उसको धार्मिक कट्टरता का नीति अपनाने वाला माना गया। और ये स्वाभाविक भी था कि मध्यकाल में जबकि जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात कि सैन्य बल ही महत्वपूर्ण आधार था और सैन्य बल एकत्रित होते थे मुस्लिम सैनिकों से, जो कि प्रारंभ में महमूद गजनवी को जो आसपास के जो वर्ग थे उन्हीं से सेना बनाना था। तो उनकी भावनाओं को का अगर हम भरपूर प्रयोग करना चाहें और वो भी मध्यकाल में, तो धर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो धार्मिक कट्टरता के तत्व उसके अंदर थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये उसकी जो धार्मिक कट्टरता थी परिस्थिति सापेक्ष थी। और आज आधुनिक काल में भी जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में किस तरह से जन समुदाय की भावनाओं का, उनकी संस्कृति का, सभ्यता का, उनके आसपास के वातावरण का कैसे फ़ायदा उठाया जाता है, ये आज भी हम लोग देख रहे हैं। तो वह तो उस समय मध्यकाल था, तो इसके कारण यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे हमें स्वीकार करना ही चाहिए। हालांकि जो आधुनिक इतिहासकार हैं प्रोफेसर इरफान मोहम्मद हबीब, जो मोहम्मद हबीब हैं, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब या अन्य आधुनिक इतिहासकार हैं, वह इसको उसके धार्मिक कट्टरता जैसे तत्व को थोड़ा कम दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन इतना तो माना ही जा सकता है कि उसके अंदर धार्मिक कट्टरता के तत्व थे। महमूद धन का लालची था। अब इसके अंदर धन का लालची, अब मध्यकाल में अगर अपनी सेना हो या जिस तरह के क्षेत्र में वह था उस क्षेत्र के विकास के लिए बाह्य जगह से संपत्ति एकत्र की जाए या अन्य किसी विधि से संपत्ति
या आय को बढ़ाया जाए, राजकीय आय को बढ़ाया जाए, तो अन्य विधि से राजकीय आय को बढ़ाने के उसके पास कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। उसने यही मार्ग अपनाया कि भारत जैसे समृद्ध देश पे आक्रमण किया जाए। और इसमें उसके हम लालचीपन के गुण को भी देख लेते हैं। उसके मुक्त हृदय से वह धन व्यय भी करता था। भारत पर उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की लालसा था। उस अपनी मृत्यु के अवसर पर वह यह सोचकर बहुत दुखी था कि उसे अपनी संपूर्ण संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रख्यात विद्वान फिरदौसी को उसने प्रत्येक छंद की रचना के लिए एक सोने की दिनार देने का वादा किया था, परंतु जब उसने 1000 छंद के शाहनामा को उसके समक्ष प्रस्तुत किया तब उसने सोने के स्थान पर चांदी की दिनारें देने की इच्छा प्रकट की, जिन्हें लेने से फिरदौसी ने इनकार कर दिया। यद्यपि इसका मुख्य कारण महमूद के कृपा प्राप्त अयाज का फिरदौसी के विरुद्ध षड्यंत्र था और महमूद ने बाद में फिरदौसी के पास स्वर्ण की दिनारें भेज दी थी, और परंतु फिर भी उपयुक्त घटनाएं महमूद की लालची प्रकृति का आभास अवश्य कराती हैं। और ये तत्कालीन समकालीन जो वर्णन था उसी के आधार पर हम लोग इसका निष्कर्ष कर सकते हैं। महमूद की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका कुशल शासन प्रबंधन का ना होना। वह कुशल शासन प्रबंधन करता नहीं था। देखते हैं कि महमूद अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान न कर सका। उसका विशाल साम्राज्य उसके दुर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में जाते ही नष्ट होने लगा। महमूद उस साम्राज्य का निर्माता था और उसका व्यक्तित्व ही उसे सुरक्षित रख सका। यह स्पष्ट करता है कि महमूद अपने शासन को अस्थायी सिद्धांतों पर स्थापित न कर सका। लेनकुल महोदय के अगर हम कथन को देखें तो वह महान सैनिक था और उसमें अपार साहस तथा शारीरिक एवं मानसिक शक्ति भी थी, परंतु वह रचनात्मक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ न था। हमें ऐसे किन्हीं नियमों, संस्थाओं अथवा शासन प्रणालियों का पता नहीं है जिनकी नींव उसने डाली हो। इसी प्रकार एलिफिंस्टन ने भी महमूद के अनुगुणों की प्रशंसा किए हैं, लेकिन वो लिखते हैं कि उसके भारतीय कार्य भी जिनके लिए उसने अपनी अन्य योजनाएं त्याग दी थी, किसी प्रकार के संगठन अथवा व्यवस्था की भावना का परिचय नहीं देते। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि महमूद मुस्लिम इतिहास का एक महान शासक था। मुस्लिम इतिहास में सुल्तान कहलाने योग्य वह प्रथम शासक था। मध्य एशिया के महान शासकों में उसका स्थान है। और प्रोफेसर हबीब के शब्दों में कहें तो अपने समकालीन व्यक्तियों में वह चरित्र बल से नहीं बल्कि योग्यता के कारण ही उस पद प्राप्त कर सका था। और ये स्वाभाविक या उसके जो विविध जो कार्य उसने किए उससे यह इस कथन की पुष्टि होती है। उसकी विजय और उसके साम्राज्य की शांति और समृद्धि, उसकी सांस्कृतिक प्रगति और उसके प्रयत्नों के द्वारा इस्लाम की प्रतिष्ठा का विस्तार उसे महान शासकों में स्थान प्रदान करते हैं। फिर हम देखें तो भारतीय इतिहास में महमूद का स्थान जो है एक धर्मांध और बर्बर विदेशी लुटेरे के रूप में किया जाता है। धर्मांध बर्बर विदेशी लुटेरा, कोई भी आक्रांता उसके अंदर चाहे जितने भी गुण हो, अगर किसी देश के आक्रमण करता है, वहाँ के जन और धन को क्षति पहुँचाता है और वहाँ के जन धन और विभिन्न तरह के संसाधनों को लूटता है, तो उसे हम धर्मांध और बर्बर कहने में हमें किसी तरह के संकोच नहीं होनी चाहिए। और ऐसा ही महमूद गजनवी का चरित्र था। महमूद गजनी का सुल्तान था, भारत का नहीं। पंजाब, सिंध, मुल्तान जो उसके राज्य में सम्मिलित किए गए थे, उसकी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा और भारत पर निरंतर आक्रमण करने का आधार मात्र थे। इस कारण महमूद ने इन प्रदेशों के शासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत पर अपने निरंतर आक्रमणों में महमूद ने प्रत्येक स्थान और प्रत्येक व्यक्ति से धन लूटा, प्रत्येक मंदिर को नष्ट किया, प्रत्येक मूर्ति को विखंडित किया, लाखों व्यक्तियों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, फिर कईयों का कत्ल कर दिया गया, लाखों को गुलाम बनाया गया, लाखों स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट किया गया, हजारों सुंदरतम स्त्रियों को गजनी ले गया गया, श्रेष्ठतम कलाकृतियों को नष्ट किया गया, हजारों नगरों गाँव को जलाकर राख कर दिया गया। महमूद ने हिंदुओं के धन, सम्मान, वैभव, संस्कृति आदि सभी को लूटा। यह उसका जो आक्रमण था भयंकर तूफान की भांति था और जहाँ भी जाता वहाँ विनाशी करता था। इस प्रकार जो कुछ वह अपने हाथ से ले जा सका वह ले गया और जिसको वह नष्ट कर सकता था उसको नष्ट कर दिया। इस कारण भारत के निवासियों के लिए महमूद एक धर्मांध और बर्बर विदेशी लुटेरे के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। और ये वास्तविक रूप से ये सच्चाई भी है। जो भारतीय इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो इनका जो महमूद गजनवी का जो आक्रमण है उसके आक्रमण और लूट के कारण ही याद भी किया जाता है। भारत पर महमूद के आक्रमण एक भीषण झंझावात के समान थे और कभी कभी यह कहा जाता है कि उसने भारत में विनाश तो किया
परंतु कोई अस्थायी प्रभाव नहीं छोड़ा। भारतीय थोड़े समय के पश्चात इन दुर्घटनाओं को भूल गए और उन्होंने अपने नगरों, मंदिरों और वैभव का पुनर्निर्माण कर लिया। फिर भी इससे जो भारतीयों के, तत्कालीन भारत के जनता और समाज पे एक नकारात्मक ही संकेत गया होगा और उसको लुटेरा ही हम कह सकते हैं। हालांकि भारत के अंदर ऐसी ताकतें थीं कि जो कि भारत को पुनः खड़े करने में सक्षम थी, क्योंकि भारत बहुतेरे इसके बाद भी, महमूद गजनवी के बाद भी, चाहे नादिर शाह का आक्रमण हो, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो या और बहुत सारे आक्रमणों को झेला। और उसके पहले भी शाहगुण, कुषाण, पार्थियन, पहलव इत्यादि जो विदेशी आक्रांता है उनके भी आक्रमणों को इस भारत ने झेला है। इस तरह हम महमूद के चरित्र का मूल्यांकन विभिन्न पक्षों के अंतर्गत किए और जो महमूद की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में गद्दी के लिए युद्ध में मसूद की विजय हुई और 1030 ईस्वी से देखते हैं कि 1040 ईस्वी तक मसूद ने शासन किया। मसूद यद्यपि योग शासक था, किंतु अंत में वह सल्जूक तुर्कों से परास्त हुआ और उसके सरदारों ने विद्रोह करके उसे अंधा बना दिया और उसके भाई महमूद को सत्ता सौंप दिया। परंतु शीघ्र ही मसूद के पुत्र मादूद ने महमूद और उसके पुत्र को गद्दी से हटाकर उनका वध करके स्वयं सुल्तान बन गया और उसके समय गजनी की शक्ति क्षीण होने लगी। आंतरिक संघर्ष और एक के बाद एक अयोग्य शासक गजनी की दुर्बलता के कारण बने। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया में दो नवीन शक्तियों का प्रादुर्भाव इस समय होता है, ख्वारिज्म वंश और गौर वंश। और हमारे जो चर्चा का इन महमूद गजनी के उत्तराधिकारियों की चर्चा किए हैं, इसका कारण यही है कि बाद में हम देखते हैं कि ये इन्हीं में से एक वंश जो है शिहाबुद्दीन और मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में भारत पे पुनः आक्रमण करता है। सल्जूक तुर्कों ने गजनी वंश की शक्ति को तोड़ दिया। इसका लाभ ख्वारिज वंश ने पश्चिम में और गौर वंश ने पूरब में उठाया। अंत में गौर वंश के महमूद के दुर्बल उत्तराधिकारियों से गजनी को छीन लिया और उसे बर्बाद कर दिया। फिर गौर वंश ने महमूद के दुर्बल उत्तराधिकारियों से गजनी को छीन लिया और बर्बाद किया और गजनी वंश के शासक को पंजाब में शरण लेनी पड़ी। इस वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो हुआ, जिससे मोहम्मद गोरी ने पंजाब को भी छीन लिया। गजनी वंश के शासक न केवल मध्य एशिया में ही असफल रहे, वरन वह भारत में भी अपनी शक्ति को दृढ़ न रख सके। इनकी दुर्बलताओं का लाभ उठाकर राजपूत राजियों ने कुछ प्रदेशों को मुसलमानों से छीनने में सफलता पाई और उनके अंतिम शासक मलिक खुसरो की मृत्यु मोहम्मद गोरी की कैद में 1192 ईस्वी में हुई। और फिर हम इसके बाद हम लोग मोहम्मद गोरी से संबंधित चर्चाओं को दी टर्किश इन्वेजन टॉपिक के अंतर्गत ही करेंगे। और इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।